गुड इवनिंग जानवी। देखो हमने कल क्या पढ़ा था टॉपिक, उसमें ये था कि फेडरलिज्म क्या है। हमने जो बेसिक चीज़ हमने नोटिस करी थी, देखी थी, उसमें हमने देखा था कि फेडरलिज्म के बारे में बात हो रही थी कि फेडरलिज्म है क्या। ठीक है, तो फेडरलिज्म दरअसल क्या होता है, जिसमें हम सेपरेशन ऑफ पावर को पढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, एग्जाम्पल के लिए आपको ही पता होगा, ये कोई स्टेट है, तो स्टेट सपोज लीजिए स्टेट ए, जिसमें छोटे छोटे आपके क्या है, ये कोई कंट्री ये है और इसमें छोटे छोटे स्टेट्स हैं। तो इन सभी छोटे स्टेट्स और कंट्री के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर होगा, जिससे क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो स्टेबलाइज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी जो कंट्री होती है दुनिया की, या कोई भी स्टेट जो होता है, वो हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टेट लाइक छत्तीसगढ़ ना, तो छत्तीसगढ़ को हमने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट्स की पावर है और जो स्टेट की पावर, उनके बीच में सेपरेशन होता है, क्योंकि कोई भी सिंगल एंटिटी जो होती है वो पावरफुल नहीं रह सकती। तो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर इज नोन एज फेडरलिज्म। आगे हमने क्या देखा था, इसमें आपने मैंने बोला था कि उज्बेकिस्तान की स्टोरी आपको खुद पढ़नी है। वेस्ट इंडीज के बारे में हमने कहा था कि ये वाला जो पार्ट है आपका होमवर्क है, आपको खुद पढ़ना है ये चीज़, है ना। तभी आपको समझ में आएगा कि दरअसल फेडरलिज्म के बारे में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। यहाँ तक हमने बताया था शायद कल, है ना, डाइवर्सिटी के बारे में जो कहानी करी जा रही है, डाइवर्सिटी का ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं जानवी, क्योंकि जो फेडरलिज्म होता है या जो सेपरेशन ऑफ पावर है, उससे हमको मिलता क्या है, व्हाट वी गेट फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट एंड पर्सपेक्टिव, जिससे क्या होता है, हम अपनी डाइवर्सिटी को ज़्यादा रेक्टिफाइड कर पाते हैं, ज़्यादा हम रिकग्नाइज कर पाते हैं, अंडरस्टैंड। और हमारी जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा सेफ रह पाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जितने भी इंडिजिनस पीपल हो सकते हैं, जो इंडिजिनस पीपल का मतलब जो वहाँ के रहने वाले हैं, किसी प्लेस के रहने वाले, उनकी जो लैंग्वेज होगी, जो उनका कस्टम होगा, वो सेफ रहेगा अगर उनके पास में लोकल अथॉरिटी होगी। प्रोबेबली यू आर अवेयर 1994 के बाद से, ठीक है, 1994 के बाद से जो हमने देखा इंडिया में लोकल गवर्नमेंट जो पूरी तरीके से इवॉल्व हुआ था। 73rd एंड 74 अमेंडमेंट आप पढ़ना जरूर से। तो 73rd जो अमेंडमेंट था वो था पंचायती सिस्टम के लिए, और 74 था अर्बन सिस्टम के लिए। इन सब से हुआ ये कि दुनिया भारत में पहले सेंटर, ठीक है, और यहाँ पर स्टेट, ठीक है, तो सेंटर वर्सेस स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अब जो थर्ड बॉडी आने लगी, जिसको कहा गया लोकल बॉडीज या लोकल गवर्नमेंट, विच इज नोन एज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो सुबह सुबह जो कचरे वाली गाड़ी आती है ना, सफाई वाली गाड़ी वाला है घर से कचरा, तो ये जो जो गाड़ी है वो कहाँ से आ रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ रायपुर में। उसी को हम नगर निगम कहते हैं। तो यहीं से नगर निगम का कॉन्सेप्ट, या थर्ड टायर सिस्टम ऑफ डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। तो मैं जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ, कोई भी पावर, कोई भी एंटिटी जो होती है, वो सेपरेशन ऑफ पावर हम क्यों चाहते हैं, बिकॉज हम सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए चाहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमको अपनी डाइवर्सिटी को बचाना रहता है। अच्छा, ये जो चीज़ हमने बताई थी कल आपको, आपको पता भी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। हमारा जो फेडरलिज्म वो कैसा फेडरलिज्म है, हमारा फेडरलिज्म थोड़ा सा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू स्टेट, क्योंकि स्टेट के पास में जो बेसिक नेसेसिटी है, इसके अलावा अगर उसको हम एक्सेस पावर देंगे तो स्टेट का डाइवर्सिफाइड रहना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टेट फिर अपना फॉर्म, अब क्या कहते हैं, ग्रुप को फॉर्म करके स्टेट बगावत भी कर सकते हैं या फिर सेंटर के खिलाफ भी जा सकते हैं। तो इसीलिए कई बार हमको स्टेट को लो पावर या कम पावर देके उसको, उसके टेरिटरीज को, उसकी इंटीग्रिटी को सेव रखना पड़ता है। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग इट्स टेरिटरी इंटीग्रिटी इन हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू फॉर्म न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। मैंने बताया कि हमारी जो फेडरलिज्म है उसमें हमारे यहाँ सबसे पावरफुल कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार स्टेट की बाउंड्रीज को, स्टेट के नाम को भी चेंज कर सकते हैं। कई बार क्या, यूजुअली वही करते हैं। यहाँ तक हमने शायद आपको बताया था, 257 तक हमने कल पढ़ाया था।
अच्छा, कन्फ्लिक्ट के बारे में आज हम पढ़ते हैं। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया, ये आप लाइन जरूर से पढ़ें। कन्फ्लिक्ट का मतलब हुआ कि सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर मेक्स अ स्टेट वीक, या स्ट्रॉन्ग सेंटर विल वीकेन, स्ट्रॉन्ग सेंटर विल वीकेन द सेंटर। अब ये चीज़ें आपको सोचनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमें पता है कि हमारे यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन दोनों का अपना अपना एग्जिस्टेंस है, उन दोनों का अपना अपना फीचर है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा, कल आपको बताया कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारा जो फेडरल सिस्टम है, वो कौन सा फेडरल सिस्टम है? क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल में यूजुअली होता ये है कि जो गवर्नमेंट, जो स्टेट होता है और जो सेंटर है, इनके बीच में जो सेंटर है उसके पास ज़्यादा पावरफुल होती है। तो मतलब कि सेंटर बिकम्स मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू स्टेट। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। तो बस इसी को हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। सेंटर स्टेट रिलेशंस को हम पढ़ते हैं, ये होते कैसे हैं। तो ये आपको पता होगा कि यूजुअली क्या होता था, 1950 और 1960 के आसपास में फेडरलिज्म वाज लेड अंडर जवाहरलाल नेहरू। इट वाज पीरियड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द सेंटर एज वेल एज द स्टेट। ये वो टाइम था जब पहली बार भारत में इलेक्शंस हो रहे थे, और उस टाइम पे सिर्फ एक ही पार्टी को लोग जानते थे जिसका नाम था कांग्रेस। तो यूजुअली होता ये था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर में भी थी और स्टेट में भी थी। तो एक्सेप्ट द इशू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट रिमेन यूनिट नॉर्मल ड्यूरिंग दिस ईयर। तो चूंकि सबको पता है, अगर सेम गवर्नमेंट, सेम पार्टी की गवर्नमेंट अगर स्टेट और सेंटर दोनों जगह पे होगी, तो यूजुअली जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन अगर 75 के बाद से या 85 के बाद से, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 1985, उसके बाद से जब कांग्रेस का डोमिनेशन खत्म हुआ, या स्टेट में दूसरी पार्टीज की गवर्नमेंट भी जब फॉर्म होने लगी, तो वहां से प्रॉब्लम्स होने शुरू हुए, क्योंकि सेंट्रल में किसी और की गवर्नमेंट थी और स्टेट में किसी और की गवर्नमेंट थी। तो यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट होना जायज होता है। तो वहां से फिर एक क्वेश्चन आने लगा कि हम कितना ज्यादा फेडरल है। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह तो स्टेट को सपोर्ट करेगी अगर वहां पर सेम काइंड ऑफ पार्टी की गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको पता होगा, जैसे वेस्ट बंगाल है। अब वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, और छत्तीसगढ़ में, जैसे छत्तीसगढ़ में 1 तारीख को प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी किस पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं। छत्तीसगढ़ में किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की गवर्नमेंट है, और इसी की पार्टी के पीएम भी है। तो यूजुअली जो है, सेम पार्टी के जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं और सेम पार्टी के जब चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके बीच की बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो वहां पे हमको फील नहीं होता फेडरलिज्म या फिर कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। लेकिन जैसे कांग्रेस, मान लीजिए कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, या फिर तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में जिसकी मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और यहाँ पर सेंट्रल में कौन है? बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो इनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिसी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहां पे फेडरलिज्म का क्वेश्चन आता है कि हमारा जो स्टेट है वो कितना ज्यादा फ्रीडम्ड है, कितना ज्यादा फेडरल है, हम कितना पावर को एक्सेस कर पाते, हमारे पास जो पावर एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है, विच इज गिवन इन स्टेट लिस्ट, वो कितना एक्सेसिबल है। तो उसका हमको यहाँ पर समझना होता है। होपफुली तुम समझ पा रही होगी जानवी। ओके, डिमांड्स ऑफ ऑटोनॉमी क्या होती है? डिमांड्स ऑफ ऑटोनॉमी का मतलब हो गया भाई, स्टेट जो होते हैं ना, मेनी स्टेट एंड इवन मेनी पॉलिटिकल पार्टीज हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम दे डिमांडेड दैट स्टेट शुड हैव मोर ऑटोनॉमी, वाइस वर्सा सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के लिए देखो, ऑटोनॉमी का मतलब हुआ थोड़ी सी लिबर्टी, थोड़ी सी फ्रीडम आपको और मिले। ये तभी होगा जब आपको सेंट्रल से पावर मिलेगी। और सेंट्रल क्यों चाहेगा आपको पावर देना? क्योंकि फेडरलिज्म में हमने अभी बताया कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो क्वासी फेडरल है, जहाँ यूजुअली जो ज्यादा पावर है वो एक्सेस की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और लेस पावर जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेड अथॉरिटी है। तो अगर हम आपको ऑटोनॉमी दे दें, अगर हम आपको फुल अथॉरिटी दे दें, तो आप तो हम बहुत फ्रीडम हो जाएंगे, फिर सेंट्रल वीक हो जाएगा। तो अगर सेंटर वीक होगा तो फिर जितने सारे स्टेट्स हैं वो आपस में लड़ने लगेंगे। तो बिकॉज वाई सेंटर हैज टू बी stronger to provide you basic safety, basically it has to be there because there are a lot of states, and we have to maintain peace and harmony between the states, amongst the state also.
सो फॉर दैट रीजन स्टेट सेंटर हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। समटाइम्स ये अपना लोकल, ये लोग अपना डिमांड करते हैं, लोकल पार्टीज के लोग भी, कि हमें ज़्यादा इंडिपेंडेंट पावर्स चाहिए। तो आपको यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में पढ़ने से समझ में आ जाएगा। Another demand is that state should have independent source of revenue, greater control over the resources. This is also known as financial autonomy। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि state should have independent source of revenue and greater control over the resources, तो it is known as financial autonomy। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो जो बेसिक रिसोर्सेस होते हैं स्टेट के, उन सब का कंट्रोल किसके कंट्रोल में होता है? उन पर कंट्रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट का। In 1977, Left Front government in West Bengal brought out a document demanding a restructuring of center-state relation in India. In the autonomy demands of Tamil Nadu and Punjab also, there was an implicit support the ideas of greater financial power। देखिए, भारत में दो तरीके के विंग्स चलते हैं। एक विंग होता है बेटा लेफ्ट विंग, और एक होता है राइट विंग। राइट विंग का मतलब होता है जो थोड़े से कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, थोड़े से ये लोग सोशलिस्ट लोग होते हैं। तो दरअसल जो लेफ्ट के लोग थे, उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में जो ऑटोनॉमी होगी तमिलनाडु पंजाब के, देयर वाज इम्प्लिसिट सपोर्ट इन आइडिया ऑफ ग्रेटर फाइनेंशियल पावर। तो थोड़ा सा उन्होंने फाइनेंशियल पावर ऑफ स्टेट्स को प्रमोट या सपोर्ट करना शुरू किया। और इससे क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ स्टेट्स थे, या स्टेट रिसेंट द कंट्रोल ऑफ द सेंटर ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज, वहां पर भी वो चीजें धीरे धीरे न्यूट्रलाइज या कंट्रोल्ड होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि स्टेट अगर फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं होगा उसके पास में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा आने फेस होने शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए ऑटोनॉमी की डिस्कशन हम हमेशा से फेडरलिज्म में करते रहते हैं। और यही चीज आपने को पता होगा, लिंग्विस्टिक जो स्टेट्स बने थे ना इश्यूज, यह भी फ्रीडम का ही केस था। क्योंकि स्टेट्स ने कहा कि देखो, हमको अपनी फ्रीडम चाहिए, हमको अपना ऑटोनॉमी चाहिए, और हम चाहते हैं कि आप हमें एज अ न्यू स्टेट बना दें। आपको लगता है कि जब 1947 में क्या 29 स्टेट थे? हम नहीं थे। 28 थे? नहीं थे भाई। क्या हम 28 स्टेट थे? नहीं थे। हम बहुत कम स्टेट थे, बहुत बहुत बेसिक जोन था। ये जितनी भी स्टेट आपको दिखाई देंगे, अब जिन भी स्टेट का आप नाम ले लीजिए, हरियाणा पंजाब से लेकर आंध्र प्रदेश, गुजरात, आप तमिलनाडु ले लो, आंध्र प्रदेश से ले लो, है ना, तमिलनाडु, सब कर्नाटका, तेलंगाना, जितने भी स्टेट है, ये सब के सब बने हैं फ्रीडम के बाद में। और ये सब के सब जो क्वेश्चंस थे वो आपके फेडरलिज्म के बेस पे पूछे गए थे, है ना। हिंदी डोमिनेंट स्टेट में जैसे तमिलनाडु डिमांडेड advancing the Punjabi's language and culture in instance of hills. Some states also feel that there is a domination of Hindi-speaking areas over the others. In fact, during the decade of 1960, there was agitations in some states against the imposition of Hindi languages. मतलब लोगों को यही लगा कि भाई हिंदी, अगर हिंदी का कोई बेल्ट है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं थोड़े देर के लिए इंडिया बनाऊं, हल्का सा थोड़ा सा सेकेंड, आपको लगेगा कैसा बना रहे हैं। वेट लेट मी, ये इंडिया, ठीक है। थोड़ी देर मान लीजिए। तो यहाँ का जो बेल्ट है, ये पूरा जो बेल्ट आप देख रहे होंगे यहाँ तक, ये पूरा जो बेल्ट है ऊपर का, इस सबको हम कहते हैं हिंदी बेल्ट। नीचे के सभी के साउथ बेल्ट कहते हैं। साउथ बेल्ट में लोकल लैंग्वेज जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, है ना, तो ऐसे लैंग्वेजेस का डोमिनेंस है। तो उन्होंने कहा कि जब हमारे जो डोमिनेंस है वो दूसरे फैक्टर्स पे हैं, तो हमको आप अलग से स्टेट का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं देते हो। तो उसी का मेन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। फुली आप समझ पा रहे होंगे बेटा, ओके। अब एक बात और बताता हूँ मैं। अब ये टॉपिक जो है रोल ऑफ गवर्नर्स, एक सेकेंड, रोल ऑफ गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स रूल। देखो, प्रेसिडेंट्स रूल का मतलब होता है जब आप की सिचुएशंस होती है जहाँ पे जैसे कि किसी स्टेट में कोई प्रॉब्लम्स आ गई, है ना, तो उस प्रॉब्लम में यूजुअली स्टेट में तो गवर्नमेंट होती ही है। तो जैसे स्टेट में गवर्नमेंट होगी, वो जो स्टेट की गवर्नमेंट है वहाँ पे आपका वहाँ की अगर मशीनरी फेल हो गई,
तो प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है आर्टिकल 356, ठीक है। तो आर्टिकल 356 से वहां पर इमरजेंसी प्रोविजन लग जाता है। और यहाँ पर रोल ऑफ गवर्नर्स क्या है? गवर्नर्स को इसलिए बनाया गया है ताकि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कंट्रोल्ड रहे, उस हर स्टेट की हर छोटी छोटी रिपोर्ट हमको प्रेसिडेंट को मिलती रहे। तो स्टेट को पूरी तरीके से कंट्रोल रखने के लिए ये प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। अब इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है देखो। पहली लाइन है, पावर एंड रोल ऑफ गवर्नर बिकम्स कंट्रोवर्शियल फॉर वन मोर रीजन। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल इज आर्टिकल 356। अभी मैंने बताया था। और ये तब होता था जब किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई पार्टी है, मान लीजिए कांग्रेस की पार्टी है, बहुत पावरफुल पोस्ट पे है वो, और कोई ओपोजिशन में या फिर स्टेट में किसी दूसरे की पार्टी है, तो वो यूजुअली क्या करते थे, वो लोग ऐसा करते थे कि उनकी पावर की वजह से वो सीधे के सीधा गवर्नर को चेंज कर देते थे। मतलब कभी भी गवर्नर को उन्होंने उठा के चेंज कर दिया। और मान लीजिए गवर्नमेंट अच्छी चल रही है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में तो पावर किसी और की है, किसी और पार्टी की, तो वो जानबूझ के आपका इमरजेंसी लॉज भी लगा देते थे, प्रेसिडेंशियल लॉज भी लगाते थे। तो इससे क्या होने लगा कि सिचुएशन बिकम्स अराइजन गवर्नमेंट हैव स्टेट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पूरे 5 साल के लिए सरकार चल ही नहीं पा रही थी, इतना प्रॉब्लमेटिक होता था। मैंने अभी बताया क्यों होता था, क्योंकि यहाँ पर पार्टी अलग है, यहाँ पे पॉलिसीज अलग है, और यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई प्रेम नहीं है, कोई उनमें लव नहीं है, कोई भी उनके बीच में केयरनेस नहीं है कि नहीं हमको पब्लिकली काम करना चाहिए। दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स ओनली एंड दे आर फोकसिंग बिकॉज देयर पार्टीज आर डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई दे आर फोकसिंग एंड दे आर कंट्रोवर्शियल, क्रिएटिंग सम कंट्रोवर्शियल टॉपिक ऑल्सो। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था जिसकी वजह से भी ये क्वेश्चंस को काफ़ी फेस करना पड़ा कि हमारे पास में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वह इतना ज़्यादा सुपर एक्सेसिव पावर को क्यों यूज़ कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? द प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन हैज़ टू बी रेक्टिफाइड by parliament. President's rule can be extended till 3 years. The governor has power to recommend the dismissal of central government, suspension of dissolution of state assembly. और ये इसके बाद में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होने लगे। स्टेट गवर्नमेंट वेयर डिसमिस इवन व्हेन दे हैड अ मेजॉरिटी इन लेजिस्लेचर। अब बताइए, राज्य की सरकार अच्छी चल रही है, स्टेट में गवर्नमेंट बहुत अच्छी चल रही है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेशर की वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर्स की वजह से जो सरकार है वो भी डिसमिस हो जा रही है। इससे ये पता चलता है कि सेंट्रल कितना ज़्यादा पावरफुल, कितना ज़्यादा पावर को एक्सेस करने लगता है। लेकिन सम केसेस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बहुत खराब हो गई थी प्रॉब्लम, तो उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें और बात आने लायक तो नहीं कुछ दिख रहा मुझे। 356 वही आर्टिकल है जिसका बहुत ज़्यादा मिसयूज यूजुअली आज भी किया जाता है, लेकिन अब तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आपने पढ़ा था हमने सुप्रीम कोर्ट में कि कोई भी प्रॉब्लम अब बिना कोर्ट, अब कोर्ट जा सकते हैं। मान लीजिए कि किसी गवर्नमेंट ने यहाँ पर जबरदस्ती का 356 इम्पोज किया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर उस लॉज को या उस डिसीजंस को आप चेंज भी करा सकते हो, क्योंकि अब रूल ऑफ लॉ ज़्यादा क्लेरिफाइड है ना। डिमांड्स ऑफ न्यू स्टेट, ये आपको पढ़ना है। डिमांड्स ऑफ न्यू स्टेट का क्या था कि किस बेसिस पे कहा गया, तो कल्चर और रिलीजन की बेसिस पे डिमांड्स किया गया कि हमें न्यू स्टेट्स चाहिए, क्योंकि हम अपने स्टेट आपकी कंट्रोल से हम हैप्पी नहीं है और हम अपना कंट्रोल खुद चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इसमें आपको पढ़ना है, फोकस करना है, ठीक है। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, मैंने बताया कल कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी मतलब भाषा के आधार पे
स्टेट्स को बनाया गया है। आई बात समझ में? और कुछ तो नहीं दिख रहा इसमें। ये आप टॉपिक पढ़ना, ये आपको पढ़ना है। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब जो जितने जितने स्टेट्स बने हैं, कौन कौन से टाइम पे बने हैं और उनके पीछे का रीजन क्या था। ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है जहाँ से असम बना, उसके बाद में फिर और उसके बाद में मेघालय, मणिपुर, ये सब बने। तो इन सबको आपको थोड़ा रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आइडियाज बताया कि जो फेडरलिज्म है उसमें स्टेट का क्या रोल है और सेंट्रल का क्या रोल है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पे इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें और ज़्यादा कुछ बताने लायक तो नहीं है, लेकिन पता होगा कि 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ये सब बने, झारखंड भी बने, और 2014 में तेलंगाना आपका फॉर्म हुआ। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होती है? फॉर एग्जांपल के लिए जैसे दो स्टेट हैं, इनके बीच में कई बार फाइटिंग किस बीच में होती है? आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म और डिस्प्यूट्स होते हैं, लीगल नेचर होते हैं उनके अलग अलग। जैसे रिवर को लेकर फाइटिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स हम क्या पढ़ते हैं। एक होता है बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, जिसमें स्टेट की अपनी सर्टेन बॉडीज का जो बाउंड्रीज को क्लेम करना है। दो राज्यों के बीच में जो सीमा विवाद होता है, बाउंड्री का जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो इस तरीके के, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका का डिस्प्यूट्स देख लो, मणिपुर और नागालैंड का देख लो, ठीक है, इस तरीके से। तो वहाँ पे यहाँ पे हमने देखा छत्तीसगढ़ और कैपिटल चंडीगढ़ की बात हो रही है, ठीक है। While border disputes are more about sentiments, the disputes over the sharing of river waters are even more serious. बताया था जैसे नर्मदा का रिवर आप गुजरात में भी जाता है और मध्य प्रदेश में भी, और ये क्रॉस होके जाता है। तो अगर नर्मदा को लेकर दोनों स्टेट आपस में फाइट करने लगे, मध्य प्रदेश और गुजरात में, तो फिर वहाँ पर रिवर का डिस्प्यूट्स होता है। और वो इसलिए भी होता है क्योंकि वो बॉर्डर में, अब कोई रिवर यहाँ फ्लो करती है जानवी, अब फ्लो कर करके वो यहाँ क्रॉस हो गई, यहाँ पर कोई नया स्टेट है, क्योंकि अब रिवर के फ्लो को तो अब चेंज नहीं कर सकते। रिवर को जिस फ्लो में जिस भी साइड में फ्लो करना है, नेचुरली ऊपर से नीचे बहती है नदी, तो उस हिसाब से बहेगी। तो उसमें लेकिन हाँ, अब डैम्स बनाना, पानी को छोड़ना, पानी को रोकना, इसको लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं। तो एक प्रकार का बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, ठीक है। यहाँ तक आपने पढ़ा है। आगे क्या लिख रहा है? स्पेशल प्रोविजंस क्या है ना। अब स्पेशल प्रोविजन से भी हमको फेडरलिज्म का कुछ कंडीशन हमको समझ में आता है। जैसे कि आपने कभी न्यूज़ में सुना होगा, हमको स्पेशल पावर चाहिए। कैसा पावर चाहिए? हमको स्पेशल पावर चाहिए। स्पेशल पावर होती क्या है? स्पेशल पावर होती है जिसमें आपका ये देखना होता है स्पेशल पावर में कि कोई भी जो नॉर्मल स्टेट है, फॉर एग्जांपल कि छत्तीसगढ़, और यहाँ पर है जम्मू कश्मीर। हालांकि अब जम्मू कश्मीर जैसा कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन पहले करता था। तो उस हिसाब से हम कैसे पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ को मान लीजिए कि अगर हमको सेंटर से हमको 100 रुपीज़ का ग्रांट आता है, तो जम्मू कश्मीर के लिए 150 रुपीज़ का ग्रांट आएगा। रीज़न ये है क्योंकि इसके पास एक स्पेशल प्रोविज़न है। स्पेशल प्रोविज़न क्यों दिया जाता है? स्पेशल नीड पे। जैसे कि अगर आपकी एक ट्राइबल सोसाइटी है, तो ट्राइबल की कम्युनिटी को बचाने के लिए, कल्चर को सेव करने के लिए भी हम उनको प्रोविजंस देते हैं। अगर आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, मान लीजिए बिहार जैसा स्टेट है जहाँ पे फ्लड की एक समस्या रहती है, तो फ्लड जैसे केस में वहाँ पे नेचुरली आपके पास में रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, तो आपको जेन्युइनली आपको ज़्यादा ग्रांट्स या ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। ये सब चीज़ें, जो पुअर स्टेट है उनको ज़्यादा ग्रांट्स मिलती है, जो थोड़े से रिचर स्टेट्स हैं उनको कम ग्रांट्स मिलती है। ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? हेल्प फ्रॉम सेंटर साइड। ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसमें तो मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, देखना, ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्पेशल प्रोविजंस है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम, मणिपुर, ये सब चीज़ों को पढ़ना होता है। तो आपको नोटिस किए होंगे शेड्यूल 5 में एंड शेड्यूल 6 में, अब जो स्पेशल स्टेटस का जो प्रोविजंस हैं कुछ कुछ राज्यों को मिला हुआ है, वो हमको वहाँ पे पढ़ना होता है। थोड़े दिन पहले की बात है, अपने जम्मू कश्मीर के बारे में 2019 के पहले 370 और आर्टिकल 35A, ये दोनों वहाँ पर, ये भी आर्टिकल्स हैं, दोनों आर्टिकल्स एग्जिस्ट करते थे। उससे क्या होता था कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल प्रोविजंस मिला हुआ था। जम्मू कश्मीर स्टेट तो था, लेकिन वो थोड़ा सा रिचर स्टेट था या फिर सुप्रीम स्टेट था, इस तरीके का।
उसके पीछे का लॉजिक क्या था? लॉजिक क्या हो सकता है? लॉजिक हो सकता है कि वो एक बाउंड्री स्टेट है जहाँ पर लगातार टेररिज्म हो रहा है ना, इस तरीके से। और ये भी कह सकते हैं आप कि वहाँ टेररिज्म की वजह से वहाँ पर जो टूरिज्म की मात्र एक इंडस्ट्री बची हुई है, कोई इंडस्ट्री है लगती नहीं है, कोई मार्केट अच्छा नहीं चलता। तो चूंकि इंसान तो है, इंसान को नहीं हटा सकते, और वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्स है उसको एक्सेस करने के लिए इंसानों का रहना, कस्बा का होना, मार्केट का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी सरकार चाहती है कि हम उस स्टेट को हेल्प करें, क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है और अपनी बाउंड्री की रक्षा करना, अपनी बाउंड्री को सेव करना स्टेट की अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। इसीलिए अगर वैसी जगहों पे कोई स्टेट हो जो बड़ा चैलेंज फेस करता हो बाउंड्री स्टेट को या बाउंड्री टेररिज्म को, तो उसको हम थोड़ा सा स्पेशल ग्रांट देते हैं। लेकिन कई बार उस पूरे ग्रांट्स को अभी मिसयूज बहुत होता है, ठीक है। तो उस मिसयूज के लिए 2019 में तो जो 370 था उसका बड़ा मिसयूज होता था, जो 1947 से बन रहा था मतलब 1950 से टेक्निकली। तो उसको हमने वहां से हटा दिया था, रिवोक कर दिया था, तो कि हमने उसको पूरा तरीके से कैंसिल किया, है ना। ये पूरी स्टोरी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। महाराजा हरि सिंह ने उसको साइन किया था, ऐसे डेट। और फिर 370 इसका जो डेट अभी जहाँ पर हुआ, हाँ देखो 31 अक्टूबर 2019 को ये पूरी तरीके से हटा दिया गया था। कंक्लूजन क्या है? फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज लाइक अ रेनबो वेयर ईच कलर इज सेपरेट येट टुगेदर दे मेक अ हार्मोनियस पैटर्न। फेडरलिज्म क्या है? सब कुछ अलग अलग है, सब सेपरेट है, लेकिन हाँ सब मिलके एक खूबसूरत स्टेट बनाते हैं, एक बेहतरीन स्टेट बनाते हैं जिसमें रहने वाले लोगों का भला होता है, कल्याण होता है। फेडरलिज्म हैज टू कंटिन्यूसली मेंटेन अ डिफिकल्ट बैलेंस बिटवीन द स्टेट सेंटर एंड द स्टेट। मतलब ये बड़ा है डिफिकल्ट बैलेंस भी होता है एक प्रकार का, बड़ा ही, कई बार तो इतना हेटेड बैलेंस हो जाता है। ममता बनर्जी खूब गाली देती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट खूब पनिशमेंट देता है स्टेट को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से आप लड़ नहीं सकते, आप उसके पास नेचुरली ज़्यादा पावरफुलनेस, क्योंकि एक तो फाइनेंस उसकी कंट्रोल में है, सेफ्टी सिक्योरिटी कंट्रोल में है, फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल में। स्टेट होने के नाते आपके पास पुलिस तो है, लेकिन वो पुलिस प्राइम मिनिस्टर और किसी उनको नहीं रोक सकते, किसी आर्मी को नहीं रोक सकते। आप अपनी बेसिक सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन इंटीग्रिटी क्या आता है, जब क्वेश्चन डेमोक्रेसी का, जब क्वेश्चन फॉरेन पॉलिसी का, रिलेशंस का, फॉरेन रिलेशंस का आता है, जब एटॉमिक एनर्जी का आता है, जब फाइनेंस का आता है, तो ऑटोमेटिकली सेंटर बिकम्स मोर पावरफुल। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया। उसके बाद में गारंटीड है स्मूथ फंक्शनिंग देयर नेचुरली, ठीक है। नो लीगल और इंस्टीट्यूशन फार्मूला कैन बी देयर, स्मूथ एंड फंक्शनबली फेडरल पॉलिटी विल बी देयर, एंड वर्च्यूज म्यूचुअल ट्रस्ट, toleration, spirit of cooperation will be there. Federalism celebrate both unity as well as diversity. National unities cannot be built by strengthening differences. बिल्कुल ठीक बात है कि जो नेशनल यूनिटी हमारी है, उस नेशनल यूनिटी में आप ये कहेंगे कि सेंटर रहेगा, सिर्फ सेंटर को सुप्रीम कर देंगे तो मामला बन जाएगा, ऐसा नहीं है। सेंट्रल के साथ में स्टेट का भी सुप्रीम होना या फिर इक्विवेलेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना स्टेट की सुप्रीमेसी के हम अपनी फेडरलिज्म को सर्वाइव नहीं करा सकते हैं। तो फेडरलिज्म इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि स्टेट का इंडिपेंडेंट होना जो डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अंडरस्टैंड? एक सेकेंड, तो ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही होने वाला है। तो ऑटोनॉमी यहाँ लिखा हुआ है कई बार, एक सेकेंड, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। डाइवर्सिटी का फोकस करना है आपको, डाइवर्सिटी के बारे में। डिमांड्स ऑफ फॉर ऑटोनॉमी कैन बी अलॉन विद द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक बात है, फेडरलिज्म कोऑपरेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर फेडरलिज्म कोऑपरेटिव नहीं होगा तो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको यही सब बताना था। बहुत बेसिक बात है, इसमें बहुत टफ नहीं है। आप बहुत समझदार हो बेटा, आप पढ़ लोगे, पढ़ के रखना। कोई भी डाउट होगा मेरे से ज़रूर से पूछना। एक्सट्रीमली सॉरी मैं आज नहीं आ पाया, उसके लिए माफ़ी। कल से रेगुलर कंटिन्यू क्लास होगी। अभी इसके बाद मैं आपको एक और वीडियोस दूंगा, आज ही दूंगा, जो नेक्स्ट चैप्टर का होगा, उसको भी ध्यान से पढ़ लेना। ओके, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।